हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो ये है हमारा 3 मार्क क्वेश्चन का सेक्शन ऑफ द पेपर अप्रैल 2019। ओके, जो एग्जाम में पूछा गया था एसएसएलसी 2019 में, वो इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज 3 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं मैं सॉल्व करूंगा। ओके, आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए। अगर आप देख रहे हो तो पहले खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने को। अगर मिल रहा है आंसर देन इट इज फाइन, यू कैन मैच विद द आंसर। ओके, नहीं तो सीख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ओके, सो वीडियो देखना जरूरी नहीं है, देख के सीखना जरूरी है। ओके, दैट इज माई मोटो कि जो कोई भी बच्चा स्टूडेंट ये देखता है वो सीखे। और आपको सीखना ऐसे है ताकि आप दूसरे को सिखा सको। ओके, तब मानते हैं कि हाँ आपने सच में सीखा है। ओके, सो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रूव दैट द tangents of a tangents drawn from an external point to a circle are equal। ओके, तो ये tangent का ये थियरम है एक्चुअली। इसका मैंने सेपरेट ही एक वीडियो बना रखा है। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप इसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो तो ही बेहतर है। ठीक है, सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि और क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PQ and RS are the two parallel tangents to a circle with center O। ओके, ये O है सेंटर और ये PQ, ये RS दो tangents है इस सर्कल को। ओके, another tangent AB with point of contact C intersecting PQ at A and RS at B। तो देखो और एक tangent है AB, C point of contact है, ये PQ और RS को A और B के जगह पे कट कर रहा है, ऐसे बोले हैं। प्रूव दैट AOB दैट इज एंगल, इसको एंगल बोला जाता है, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये AOB इधर जो एंगल दिख रहा है, सॉरी इतना बड़ा नहीं, ओनली दिस एंगल, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 मार्क का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको क्या क्या अप्लाई करना है। एक तो ट्रायंगल का बेसिक रूल, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, दूसरा आपको स्ट्रेट लाइन का जो कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, वो भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए 9th में ये सब सीखा था आपने, अगर नहीं सीखा है तो इस वीडियो में सीख लीजिए, वो यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताता हूँ। सो देखिए दो ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं ABC और PQR, समझ लीजिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ABNC, ये समझ लो PQR कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिनका एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल CRBQ एंड AP, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इधर का भी 2, अगर ये 3 है तो इधर भी 3, ये 4 है तो इधर भी 4। जब ऐसे दो ट्रायंगल के कंडीशंस मैच हो रहे हो, मतलब एंगल और साइड इक्वल हो रहे हो, तब हम उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, साइड भी सेम होता है और एंगल भी सेम होता है। ओके, तो वही चीज हमें इस प्रॉब्लम में यूज करना है, पहला। दूसरा क्या है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, और अगर एक लाइन इन दोनों को कट करके पास हो रहा है, समझ लो A और B पे, तो इस लाइन को बोला जाता है क्या, ट्रांसवर्सल। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ओके, और इस ट्रांसवर्सल से जो इस पैरेलल लाइन के अंदर का जो ये एंगल बनता है, ये और ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं ड्यू टू द ट्रांसवर्सल। ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रांसवर्सल होगा, इंटीरियर एंगल उसके 180 होगा दोनों का सम, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये मालूम है तब ये प्रॉब्लम एकदम इजीली आप करोगे।
कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं अब। सो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन ओसी कर देंगे। क्या करना है हमें, ज्वाइन ओसी। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन ओसी इन दिस डायग्राम। ये डायग्राम छोड़ा के आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना है, ज्वाइन ओसी। अब देखो अगर आप गौर से देखो तो ये ए एक्स टेंजेंट दिख रहा है और ए सी भी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि थियरम है द tangents from an external point to the point of contact are equal। ये तो हमने पढ़ा है थियरम्स, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह अगर आप यहाँ देखो B से बी वाई टेंजेंट क्या है और बी सी, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, एंगल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, कैसे, देखो इधर ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ एक्स ए। ओके, एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक्स के पास 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पे देखो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 ही होगा। या दूसरा टेंजेंट थियरम, टेंजेंट वाला क्या बोलता है, टेंजेंट और सर्कल का रेडियस दोनों एक जगह मिलते हैं, वो एंगल 90 होता है। तो यहाँ सी इक्वल है, तो ये ट्राइंगल ओ एक्स ए और इधर ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ ओ एक्स रेडियस है और इस वाले में ओ सी, दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे ए एक्स बराबर है और यहाँ पे ए सी, क्यों, क्योंकि दोनों टैंजेंट है। और दोनों में कॉमन क्या है, ओ ए इज कॉमन हियर आल्सो। ये आपको लिखना है, ये क्या है, ये रेडियस है और ये है आपका टैंजेंट और ये है कॉमन। तो सिंस ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, हम बोल सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल ओ एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। अगर साइड्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट का क्या इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। ओके, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं हमारे, हमारे एंगल्स x इज इक्वल टू यहाँ पे c और AOX will be equal to AOC और OAX will be equal to OAC। अब ये x मैंने देखो, ये अगर 3 में लिखे हम AOX लिखे हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये वाला है, ये AOX ये वाला एंगल, इसलिए हम तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ मैं O लिखता तो अब वो एंगल ये वाला है या ये वाला पता नहीं चलता, राइट। अब सिर्फ मैंने यहाँ पे x क्यों लिखा, क्योंकि x सिर्फ इधर से ही आ सकता है कि नहीं, यहाँ पे x कहाँ से आ सकता है, ये सिर्फ इधर से, तो इसीलिए अकेला लिख दिया। बट a और o दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे हम, हाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया है। ओके, ये लिखना है आपको एग्जाम में आगे। अब देखो, अब सिंस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था इसीलिए उसके साइड्स भी इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इधर लिख देता हूँ, आप एग्जाम में नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे सिमिलरली ये जो दूसरा दिख रहा है ओ ट्राइंगल ओ वाई बी इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। और ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, यस एंगल y विल बी इक्वल टू एंगल c, दोनों 90 है, राइट। ओ बी वाई विल बी इक्वल टू विच वन, ओ बी सी एग्जैक्टली। और एक बच गया क्या, बी ओ वाई एंगल विल बी इक्वल टू सी ओ बी, करेक्ट। दिख रहा है ना आपको, ये एंगल और ये दोनों इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, क्यों, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये पहले आपको लिख के दिखाना है। अब उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन जो मैं आपको स्ट्रेट लाइन का बताया था, अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट, सॉरी ट्रांसवर्सल है। तो इधर का एंगल और इधर का एंगल सेम होगा, हाँ वही, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि इन सिंस यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS, वी कैन राइट क्या, XAP लिखते हैं। ओके, XAB एंगल XAB प्लस YBA। ओके, ये टोटल इधर और इधर YBA will be equal to what, ना 180 डिग्री, करेक्ट। अब इधर देखो, आप गौर से अगर आप देखें
तो ये दो एंगल से बनता है, ये वाला एक इधर का और इधर का। उसी तरह ये भी दो एंगल से बनता है, किसका, इधर और इधर। तो इसको पहले हमें ये पता लगाना है ये क्या है और ये क्या है। तो मैं क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ओके, अब आप ट्रायंगल AOB देखिए, इधर ही ध्यान से, कहाँ पे, इसमें AOB। ये मैं 1 मिनट में कर दूं, लेकिन समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। इन ट्रायंगल AOB, ओके, AOB, सम ऑफ तीनों ट्रायंगल क्या होगा, 180 होता है। तो वही अगर मैं लिखूं OAB, एंगल OAB प्लस AOB प्लस OBA, चाहे ABO दोनों सेम ही है, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल है, वो हम कहाँ यूज करेंगे, इधर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके, इतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिए थे OAX इक्वल्स टू OAC, राइट, ये दो, ये वाला, अच्छा इरेज कर देता हूँ, ये दो ट्राइंगल, कौन सा एंगल्स, ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, OA, अच्छा ये ज्वाइन भी था ना, XAO चाहे OAX और OAC चाहे CAO दोनों सेम है, इसको हम X अज्यूम कर लेते हैं। और इधर कौन सा इक्वल था, ये वाला एंगल YBC एंड CBO, YBC एंड CBO, हाँ ये वाला, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं Y। ओके, अब देखो इस इक्वेशन 1 में, सॉरी कौन सा इक्वेशन, XAB एंड YB, इसमें हम अगर सब्सटीट्यूट करें तो XAB प्लस YBA इक्वल्स टू 180 है ना। हाँ, इधर XAB क्या है, ये पूरा है, करेक्ट, मतलब ये और ये दोनों आ रहा है, मतलब ये हम x लिए हैं, ये भी x, तो x प्लस x हो जाएगा इधर इसके बदले। उसी तरह इसके बदले y प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। y कहाँ से आया, क्योंकि ये है, ये भी y है, ये भी y है, टोटल मिल रहा है ना y भी है। तो ये दोनों हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, छोटा करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना मिला, 90 डिग्री मिल गया। ओके, मतलब कौन कौन से एंगल, ये दोनों मिला के, ये आपको समझना है, कौन सा, ये दोनों मिला के हुए 90, ये और ये मिला के हुए 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, ट्रायंगल में OAB, करेक्ट, ये x है, तो हमने वही लिया OAB x प्लस AOB मालूम नहीं है, और ये हमने क्या लिया OBA, ये हमने लिया है y, तो ये y है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो अब x प्लस वाई इधर दिख रहा है, अगर मैं लिखूं ऐसे AOB प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके बदले में क्या अज्यूम कर सकता हूँ, सब्सटीट्यूट, यहाँ पे दिया है 90, बस वही आप सब्सटीट्यूट करो, AOB प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब 90 डिग्री उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, AOB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो क्या ये हमारा प्रूफ हो गया, यस ये प्रूफ हो गया है, वही पूछे ना AOB 90 दिखाना है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। सो ऐसे मैं अलग अलग लिख के समझाने के लिए आपको इधर उधर लिखा हूँ, आप ऑर्डर में लिखो, पहले ये लिख लेना फिर ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये सब्सटीट्यूट यहीं पे कर लेना, ये x है ये y है। देन आप क्या करना, ये लेना, इसके नीचे इसको लिख देना, ठीक है, और लास्ट में ये वाला स्टेप, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब किए हो, वेरी गुड, लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है, और क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोड। ओके, तो मीन और मीडियन, मोड, इन तीनों का जो बेसिक फॉर्मूला है आपको आना चाहिए, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ, बहुत मोटा दिख रहा है, ओके, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या है भाई, मीडियन का फॉर्मूला है हमारा, यस, मीडियन इज इक्वल टू
L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। यहाँ पे आपको L क्या है पता होना चाहिए, इधर लिखता हूँ। L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। ये पहले एग्जाम में लिखना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं है तो आप सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे। वो वैल्यू आपको इधर टेबल से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो L, N, CF, F और H ये क्या होता है, देखो ये कंफ्यूज होता है कभी कभी मीडियन और मोड का फॉर्मूला कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, नहीं। यहाँ पे देखना CF दिया हुआ है, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ। ये जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया है इन सबको हम जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, किसको, इन सबको, और एक टेबल आपको बनानी होगी एग्जाम में ऐसे ही। ये पहला दूसरा तीसरा टेबल भी आपको ऐसे बनाना होगा, पूरा टेबल ही लिखना एक्चुअली। तो देखो CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जितने फ्रीक्वेंसी हैं ये क्या है 6, तो यहाँ 6 ही होगा। अब इसको ऐड करते जाओ, 6 प्लस 36 30 क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 40 ये हो जाएगा 76, ये कितना हो जाएगा, ये 2 रहा और ये 7 1 8 92 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 96 होगा, और ये हो जाएगा आपका 100। तो याद रखना ये जो n है इसी को n बोलते हैं, सिग्मा Fn Fi चाहे n, इसको ही क्या बोला जाता है n। ये सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है n। तो ये जो n है ना, इधर जो आ रहा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब तभी आपने ये सही किया है। ओके, अब ये l क्या था, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं L इज द लोअर लिमिट ऑफ कौन सा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कौन सा है वो हमें मिलेगा n से। तो देखो n क्या है 100, हमें फाइंड करना है n/2। n/2 क्या होता है 50। तो ये जो 50 मिला, ठीक है, ये आपको सर्च करना है कहाँ पे, यस ये आपको सर्च करना है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50। या तो 50 मिले नंबर या नियरेस्ट टू 50 एंड इट शुड बी ग्रेटर नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं 46 लिख दिया और 56 लिख दिया, नियरेस्ट 54 लिख दिया, नियरेस्ट कौन है, ये दोनों हैं, बट ग्रेटर कौन सा है 54, तो ये वाला नंबर लेना होता है किसको, n/2, ये मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए, मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ देखो n/2 है 50, तो इसमें हम देखेंगे एक है 36 और एक है 76, दोनों में से बड़ा होना चाहिए इससे या फिर इससे नियर होना चाहिए, बड़ा एन नियर, तो 76 है। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में आता है, इधर राइट, इस क्लास में आता है। तो इस क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज 7 और 10 का लोअर लिमिट कौन सा है, ये कहलाएगा L। तो L हो गया हमारा 7, और ये जो हमको 76 मिला, ओके, ये क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हमें नहीं लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। ये क्या, तो देखो यहाँ पे CF था हमारे फॉर्मूले में और F था। तो CF क्या होता है, इट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, okay, it is the cumulative frequency of the previous of the model median class। ये जो मीडियन क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी 76 था, लेकिन CF ये नहीं, उसके पहले वाला लेना है, प्रीवियस ऑफ दैट CF। तो वो क्या है नंबर इधर 36, ये ध्यान देना है। CF क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन जो हमारा मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग वाला, उससे पहले वाला, तो 36 है यहाँ पे। ओके, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास 7 और 10 के मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो ये है हमारा F। ये आपको अच्छे से निकालने आना चाहिए। n/2 से हमें क्या पता चलेगा, मीडियन क्लास। ओके, यहाँ पे 50 है, इससे वो नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, नियर होना चाहिए, एंड इट शुड बी ग्रेटर। तो नियर और ग्रेटर कौन सा है, 76 ही है। तो ये है हमारा क्या n/2। तो इससे हमें मिल गया क्या, ये मीडियन क्लास मिला, मीडियन क्लास से L मिल गया स्मॉल l, और मीडियन क्लास की वजह से हमें F मिलेगा और CF मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस यहाँ मैं और एक बार लिख देता हूँ, n is 100, ओके, n/2 पूछा है तो 100/2 50, और CF यहाँ पे हमें कितना मिला, उधर लिखा मैंने 36,
f मिल गया है 40 और h क्या होता है साइज ऑफ द क्लास। तो ये 7 और 10 इनके बीच का क्लास का साइज क्या है, तो 10 माइनस 7 कर दो, कितना मिलेगा 3। सो 3 इज द साइज। जब हम इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, ओके, 7 प्लस 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 40 इंटू ये कितना है 3। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 प्लस 14 करेक्ट डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 होगा, ये दोनों एक साथ है। तो ये 7 प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 से जाएगा तो 2 7 ज़ा 14 और ये हो जाएगा 2 20 ज़ा करेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई करें 7 3 ज़ा 21 बाई 20 राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 ही रहेगा, ये 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 पॉइंट कितना मिलेगा 05 कुछ मिलेगा, वो आप कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे ऐड मतलब करेंगे तो 7.05 हमारा क्या मिला मीडियन। ओके, तो मीडियन कितना मिला 7.05। और ये देखना जो मीडियन क्लास था, मीडियन क्लास क्या था 7 to 10, तो 7 8 9 10 11 अच्छा 10 तक ही, इसके बीच में ही वैल्यू आना चाहिए। तो देखो आया है ना 7.05, इससे ज़्यादा या 10 से कम, डेसिमल में हो कुछ में हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। समझ में आया ना ये, तो ऐसे आपको करना है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा और का क्वेश्चन, क्या दिया है, कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहाँ क्या फाइंड करना है, मोड। तो यहाँ भी आपको मोड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, इट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। ओके, वो दोनों फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ भी देखो L है, F1 है, F0 है, फिर F2 है और H। ये वैल्यू आपको देखो, यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, ये याद रखना। मोड में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है। देखो इस फॉर्मूला में ही आपको पता होगा, CF कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्युमुलेटिव नहीं निकालना है। अब ये L क्या है ये पता लगाना है आपको, राइट। तो L वंस अगेन लोअर लिमिट, लेकिन किस चीज का लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मॉडल क्लास लेना है पहले, वहां पे मीन क्लास ले रहे थे, मीडियन क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसे बोलते हैं, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो ये 2 3 7 6 6 6 6, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 7 इसकी, तो ये कौन से क्लास के लिए है, इस वाले। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास, दैट इज 40 to 55 क्या है हमारा, हमारा ये मॉडल क्लास है। अब इसका जो लोअर लिमिट है स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो है हमारा L, तो L इज 40। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉडल क्लास, तो F1 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1 के पहले 0 आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो उसका क्या है ये 3, राइट। ये देखो कैसे याद रख सकते हो, 1 मतलब सेंटर नंबर, उसके पहले है क्लास उसका फ्रीक्वेंसी, और 2 का मतलब उसके बाद वाला, तो यहाँ F2 है मतलब 1 के बाद वाला, तो वो क्या है 6 है। और H क्या है साइज, तो वही 55 माइनस 40 कर लो, चाहे किसी में से माइनस कर लो, 25 माइनस 10 40 माइनस 25 सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 115। तो H कितना है भाई, H है हमारा 15। तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो मोड क्या मिलेगा हमारा 40 प्लस कैलकुलेशन, अच्छा प्लस भी लिखना है, प्लस F1 कितना है 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 इज 7 माइनस 3 माइनस F2 कितना है 6 होल 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, ये 14 माइनस 9 इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 और 5 इंटू 15। तो ये देखो इधर ही ये एक साथ करना है, ये नहीं कि इन दोनों को कर दिए, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 3 ज़ा 12, राइट। तो ये कितना मिला 2 और ये 5, 52 मिला, ठीक है। तो 52 क्या है हमारा, यस ये है हमारा मोड। और वंस अगेन मॉडल क्लास क्या था 40 से 55, तो इसी के बीच आंसर आना चाहिए। देखो 52 इन्हीं के बीच आता है, हाँ, देयरफॉर आवर आंसर इज आल्सो करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो जल्दी से। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ही है। उस चैप्टर से हमेशा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ के एग्जाम में। तो देखो क्या दिया है, ड्यूरिंग द medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. Draw a less than type of ogive for the given data. Less than type, तो देखो वेट दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन, तो ये आपको अपर लिमिट दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे जब भी ऐसा दिया रहे लेस देन डायरेक्टली 0 30 ये, तो समझ लो ये CF भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो कब होती है, जब यहाँ वैल्यू दिया होता कि 38 से 40, तब आपको एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है लेस देन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूज, आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है ग्राफ में। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो लेस देन कर्व ओजीव हमेशा यही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरफ हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, और इधर क्या आता है हमेशा लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट। लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना है नहीं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या दिया, वेट दिया है अपर लिमिट, तो यहाँ पे आपको लिखना है वेट इन केजी, और इस तरफ CF लिखोगे नहीं बेटा, ये लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये CF वगैरह आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे आप लिख दोगे। ओके, नीट से लिखना। अब देखो ये 38 से शुरू हो रहा है, 38 40 42, दो का गैप है, तो आप स्केल में दो का ही गैप लिखना, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं अपर लिमिट ये वाला, तो एक्स एक्सिस में 1 यूनिट आप कितना लोगे, यस यू आर राइट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, करेक्ट। हाँ, और वाई एक्सिस में 1 यूनिट कितना लोगे, देखो y में 0 से लेके 35 तक है, तो आप 5 10 15 20 भी लिख सकते हो, या 2 4 6 अप टू 36 तक, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ओके, तो मतलब इस तरफ 5 बढ़ेगा, राइट, 5 10 15 20 25 30 35 40, करेक्ट। ओके, तो ये आपको नीट से लिखना है। अब देखो यहाँ पे, अब ग्राफ में जब आप मार्क करने जाओगे, तो इधर तो दिया है 0 3 दिया है, तो 3 क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे टोटल कितने लाइंस होते हैं, 10, करेक्ट, 1 2 3 4 5 वाला बड़ा होता है, 6 7 8 9, और ये, तो यहाँ पे अब देखो आपने टोटल कितना, ये पूरे 10 को एक 5 बना है, मतलब दो को एक लेना है, 1 2 3, दो लाइन, समझ रहे हो, पहला दूसरा तीसरा 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मैं एक का बता रहा हूँ। तो इसमें ये 0 है, ठीक है, ये आपका 5 है, मतलब क्या, ये दो मिला के एक बनेगा, ये 1 ये 2 ये 3, राइट, 0 हो गया, ये 1 2 3, ये हो जाएगा 4, और एक होता है यहाँ पे ये 5, ऐसे। वो आपको लिखना नहीं है, समझना है मार्क करने के लिए। ओके, वो नहीं कर सकते तो 2 से बनाओ, 2 4 6 से बनाओ। तो देखो मैं एकदम शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि कोई डाउट रहे ना, आप एग्जाम में भूल के मत आ जाना, ओके, गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो एग्जाम में आपको पता रहेगा इसको ऐसे करना है। अब मार्क करना है बस, तो देखो यहाँ पे 38 ये 0, तो अच्छा इधर भी तो लिखना है, 38 से शुरू करते हैं, यहाँ पे आराम से 38 40 42 44 46 48 50, इसको बड़ा कर लीजिए 52, आप नीट से लिखना एग्जाम में। तो 38 पे कितना वैल्यू है, 0, मतलब ये यही रहेगा। नेक्स्ट है 40 पे 3, तो ये 40 है, 3 आपका लगभग इधर आएगा। नेक्स्ट 42 पे 5, तो 42 पे 5 इधर, 44 पे 9, तो 44 पे 9 10 के नीचे इधर होगा। नेक्स्ट 46 पे 14, 46 पे 14 लगभग इधर, 48 पे 28, 48 पे 25 पे 20 30 के नीचे, 50 पे 32, 50 पे लगभग 32 हमारा इधर होगा, और 52 पे 35 इधर होगा। अब आप इसको ऐसे फ्री हैंडली ज्वाइन कर देना, ओके, और वो पॉइंट्स पे ऐसे राउंड कर देना, ठीक है, लिखना नहीं है पॉइंट्स के वैल्यूज, बस उनको ऐसे राउंड कर देना ताकि पता चले हाँ पॉइंट सही से मार्क हुआ। अब ये है हमारा ग्राफ, और इसको आपको लिख देना है क्या, मोर
मोर देन है, लेस, लेस देन ओजीव, बस इतना आप लिखोगे पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। ये नीट से लिखना, मैं बहुत गंदा लिखा हूँ, ओके, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। और सबसे जरूरी इसमें स्केल है, ये नहीं लिखे तो गया फिर, ओके। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म एंड 12th टर्म इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, फाइंड द प्रोग्रेशन। ओके, तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, यहाँ पे 3 पूछ दिए 3 मार्क्स में, नो प्रॉब्लम। समझते हैं पहले। द सेवेंथ टर्म A7, ओके, A7 is 4 times its second term A2, okay, and 12th term A12 is 2 more than 3 times of fourth term। तो ये आपको लिखना है, let A7 A2 A12 and A4 be 7th, 2nd, 12th and 4th term respectively, okay। या आप लिख दो A7 भी 7th term, A2 भी 2nd term, A12 12th term, okay। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए ऐसे। अब क्या बोलना है, फाइंड द एपी, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म निकालो, उसके बाद डैश डैश लिख दो, हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म के लिए क्या चाहिए हमें, यस, हमें ए और डी चाहिए, राइट। ये ओ होता है, ए होता है, ये प्लस डी होता है, और ये ए प्लस 2d होता है, करेक्ट। तो वही फाइंड करना है, तो वो लीनियर इक्वेशन वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 7 को लिख सकते हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। A12 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d। और A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, करेक्ट। हाँ, अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 6d इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस डी, राइट। सबको एक तरफ लाओ, ये मल्टीप्लाई 4a प्लस 4d होगा। तो सब जब LHS में आएंगे, a प्लस 6d माइनस 4a माइनस 4d इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस 2d विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ओके। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, यहाँ लिखता हूं मैं, ये वाला देखो, ये था A12, तो ये हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू ए प्लस 3d, करेक्ट। यस, तो मल्टीप्लाई करो, a प्लस 11d इक्वल्स टू 2 प्लस 3a प्लस 3 3 9d। सारे नंबर्स LHS में लाओ, a प्लस 11d माइनस 3a माइनस 9d विच इज इक्वल टू 2। RHS में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 10 में से 9 गया 2d इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4, ओके। तो देखो यहाँ भी 2d दिख रहा है, यहाँ भी 2d दिख रहा है, मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ओके। सॉल्विंग, सॉरी 3 and 4। सॉल्विंग मतलब लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना। 3a प्लस 2d इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ माइनस 2a प्लस 2d इक्वल्स टू 2 है। तो ये दोनों प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस, ओके। तो ये गया, ये हो गया 3 में से 2 गया, तो प्लस नहीं माइनस a होगा, और यहाँ -2, तो a मिल गया, a कितना मिला 2, दोनों माइनस कैंसिल। समझ में आया आपको, a मिल गया। अब d के लिए दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो। सो इक्वेशन 3 में डालता हूं मैं। सो माइनस 3a प्लस 2d इक्वल्स टू 0। तो -3 इंटू 2, a के वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, इक्वल्स टू 2d इज इक्वल टू 6। तो -6 प्लस 2d इक्वल्स टू 0। 2d को इधर ही रखो, d उधर गया तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 उधर गया तो प्लस होगा। तो 6/2 कितना मिला, 3, राइट। तो a हमको मिल गया कितना, यस इट इज 3, अंडरस्टूड। a मिला 3, सॉरी d है नहीं, a नहीं, d है, d मिला 3 और a मिला 2। therefore first term is 2, second term is 2 plus 3 5, and third term a plus 2d is 5 plus d 8। this is our answer, ओके। है ना, बहुत सिंपल, सिंपल है, आपको बस समझ के सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन ये है, एपी का ही है, ठीक है।
एग्जाम में आपको कोई एक लिखना है जो आपको इजी लगे वो। ए लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स फॉर्मिंग एन एपी। ओके, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम 4 हिस्सों में अगर काटें, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, अच्छा एपी में बदले जाएगा, मतलब ए, फिर ए प्लस डी थोड़ा बड़ा, ए प्लस 2d, ये उससे भी बड़ा, और तीसरा वाला चौथा वाला उससे भी बड़ा। ओके, मतलब ये समझ लो A1 होता, ये A2, ये A3, ये A4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इट फॉर्म्स एन AP। ओके, अब आगे देखो, आगे क्या दिया है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सम मतलब A3 प्लस A4 इज माने इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना किसके, सम ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट, सम ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट 2, मतलब इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो उसके 3 गुना है। ओके, आगे क्या दिए हैं, इफ द लेंथ ऑफ फोर्थ पार्ट इज 14, A4 इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसको हम S4 भी लिखते हैं, वो भी चलेगा, है ना। S4 फाइंड करो या सबको ऐड करो, वो फाइंड करना है आपको, तो यहाँ मैं S4 लिख देता हूँ। ओके, तो वही सेम A3 इनको D में कन्वर्ट करो, तो A3 क्या हो जाएगा हमारा, यस A3 हो जाएगा A प्लस 2D, हमेशा D में कन्वर्ट करना है, A और D में, ये हो जाएगा A प्लस 3D, ये हो जाएगा A ही रहेगा, A2 हो जाएगा A प्लस D, राइट। ये समझ लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अच्छा A4 वो तो ले ही लिए। अब इक्वेशन 1 क्या होगा जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इनको, तो ये देखो, ये A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इक्वल्स टू 3 इंटू, ये क्या है, A1 है ना भाई, हाँ A है प्लस A प्लस D। यहाँ पे आप और एक चीज कर सकते थे, A4 ऐड किया ना, इसके बदले ये लिखने के बदले डायरेक्ट 14 भी लिख सकते थे, तो भी चलेगा। ओके, मैं यहाँ पे सब ऐड करके कर रहा हूँ, तो ये 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 3A, अच्छा ये A प्लस A 2A हो जाएगा, है ना, तो 3 2 जा 6A, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लाइन से करो चलेगा 3D। अब सबको LHS में लाओ, सो 2A प्लस 5D माइनस 6A माइनस 3D इक्वल्स टू RHS में 0 है, तो 2 में से 6 गया, माइनस 6 है तो माइनस 4A होगा, और ये 5 में से 3 गया तो 2D होगा, विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा भाई, A4 इज इक्वल टू 14 है, मतलब A प्लस 3D इज इक्वल टू 14 है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं नंबर, इक्वेशन नंबर क्या है ये, 4। अब सेम सॉल्विंग 3 एंड 4, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सॉल्विंग 3 एंड 4, तो देखो ये तो A और D है, यहाँ A D नहीं 4 है और 2D है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2A प्लस D इज इक्वल्स टू 0, राइट। हाँ, तो ये है इक्वेशन 3 है। तो जब हम लिखेंगे इसको माइनस 2A प्लस D इक्वल्स टू 0, और ये है माइनस A प्लस 3D इक्वल्स टू 14, करेक्ट। अच्छा ये प्लस है A प्लस 3D, फिर भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है, राइट। तो क्या करेंगे, हाँ इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से, यही करते हैं ना, या फिर खाली इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये सेम, और इसको सेम रखो तो भी चलेगा। ये आई होप आपको लीनियर इक्वेशन आता है सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर लिखते हैं, ओके, माइनस 2A प्लस डी इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा माइनस 2A माइनस 6D इक्वल्स टू माइनस 28 होगा, है ना। अब सॉल्व करो, तो ये प्लस कर लो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस 2 किए हैं, ओके प्लस 2 से करते तो भी चलता भाई, नॉट ए प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7D इज इक्वल टू 28 होगा, तो D क्या मिलेगा, 28/7 विच इज इक्वल टू 4। सो D कितना मिला, 4 मिला। अब इसको किसी एक में डाल दो, इस या तो 3 में डालो या 4 में, तो मैं इक्वेशन 4 में डालता हूँ, A प्लस 3D इज इक्वल टू 14, सो A क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3D, सो 14 माइनस 3 इंटू 4, तो 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू क्या है ये, 2। तो A कितना मिला, 2। तो देखो A मिल गया, D मिल गया, 2 एंड 4, तो
क्या फाइंड करना था, S4। तो S4 क्या हो जाएगा भाई, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। इसमें सब्सटीट्यूट करो, 4/2 इंटू 2 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज 4। तो ये हो जाएगा 2, करेक्ट, 2 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 1 3, 3 4 12, करेक्ट। सो 2 इंटू 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16 2 32। तो S4 32 मिला, मतलब लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 32। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में थे ना क्वेश्चन में, हाँ सारे सेंटीमीटर में थे, है ना। हाँ तो देयरफॉर हमारा टोटल लेंथ भी किस में होगा, सेंटीमीटर में ही। वो लिखना जरूरी है, खाली से 32 लिख दिया तो मार्क्स कटेगा। 32 सेंटीमीटर, समझ में आया। थोड़ा लेंदी है बट इजी है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप कुछ समझे हो सीखे हो, तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी are this and this. If mn are the midpoints of AB and AC respectively, show that 2mn is equal to BC। अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो पहले एक ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ऐसा समझ लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके। इसका नाम है A, तो A कितना है भाई -3, 2। B कितना है भाई -1, -4, और यह है C कितना है 5, 2। ओके अब बोला है इफ mn आर द मिड पॉइंट्स, मतलब इसका मिड पॉइंट समझ लो, यहाँ होता मिड पॉइंट, ये m है, और n का मिड पॉइंट ये है n, ओके। और ये अगर ऐसे ज्वाइन है, अब बोल रहा है कि इफ दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी, शो दैट 2mn। अब ये mn जो मिला, अब बताना है आपको 2mn मतलब mn का लेंथ विल बी इक्वल टू bc। तो ये BC, तो यहाँ देखो आपको टोटल कितने फॉर्मूला यूज करने हैं, दो। एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके m का वैल्यू और n का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। मतलब m कैसे मिलेगा, ये और ये वैल्यू लेके, राइट। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, m विल बी इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ m विल बी इक्वल टू ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, अच्छा लिख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप नीट से लिखो, एंड y1 प्लस y2/2, ओके। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल जाएगा आपका -4/2 होता है -2, और -2/2 होता है -1, करेक्ट। तो ये होगा आपका n, दैट इज -2, -1। n कैसे होता है, उसी तरह मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूंगा। n के लिए यहाँ पे ये x1 ये x2 हो जाएगा, तो -3 + 5/2, 2 + 2/2 फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 2/2 1, और ये 4/2 2। तो ये हो गया n, दोनों पॉइंट मिल गए, mn मिल गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ -2, -1, और ये कितना मिला 1, 2। अब हमें mn फाइंड करना है। mn मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला हमेशा लिखना है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले ये लिखो फिर ये उसके नीचे, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना मिलेगा 3, 2 + 1 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 2 + 1 3 स्क्वायर इज 9। ये मिल गया आपका √18। तो ये हो गया mn, करेक्ट। अब BC फाइंड करना है, ये वाला, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो BC क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 - x1 5 - प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। ये कितना मिलता है भाई, ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 36 इज कितना है ये, इट इज 12, और 3 3 6 1 7 72। तो अगर मैं इसको लिखूं
तो कैन आई राइट दिस एज 36 इंटू 2, तो ये 6√2 हो जाएगा। और उसी तरह इसको अगर मैं लिखूं तो 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मतलब 3√2 हो जाएगा। करेक्ट। इसको इसके परफेक्ट स्क्वायर को चेंज करके ऐसे बना दो। तो ये हमारा mn है। अब देखो, अगर mn को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3√2 क्या हो जाएगा, 6√2 होगा, एंड विच इज इक्वल टू ए बी दिख रहा है इधर, सॉरी BC। तो देयरफॉर वी कैन से कि 2mn इज इक्वल टू BC। वो तो आपको लिखने आता ना कैसे लिखना है ना। यहाँ पे ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2mn लिखा है ना भाई, 2 इंटू mn क्या मिला इधर है ना 3√2, तो इसीलिए 3 2 6 और ये √2, एंड दिस इज इक्वल टू BC। देयरफॉर इट इज सॉल्व। समझ में आया? बहुत ही इजी है। ओके, चलिए आगे। तो चलिए अगला पार्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद भी है ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये तो इजी है। ये देखिए क्या दिया है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी आर गिवन, यहाँ पे दिया है ABC, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 4 times the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle ABC। वाह, क्वेश्चन पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन होना नहीं है, समझना है, दिमाग को शांत करो, क्वेश्चन समझो। ये समझ लो ABC दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, पहले वैल्यूज लिख लो। ये A है दैट इज -5, -1, ये B है 3, -5, और ये C है 5, 2। अब बोले शो दैट ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका एरिया, हाँ तो ये रहा हमारा पॉइंट A, B और C। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ABC। मतलब ABC का अगर मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करें, इसका मिड पॉइंट होगा ये, इसका ये और इसका ये, तो ये अगर हम ज्वाइन करें तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, राइट। इसका नाम हम अपने मर्जी से दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं P बुलाता हूँ, इसको Q और इसको R। अब यहाँ क्या प्रूफ करना है कि शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, इज 4 टाइम्स, मतलब ABC जो भी मिलेगा एरिया, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे PQR। तो इसका एरिया निकालना है, इसका भी एरिया, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए आपको PQR का वैल्यू पता होना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसके लिए x1 x2, यहाँ पे x1 x2 Q के लिए, इधर x1 x2 R के लिए। तो मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। देखो P कैसे मिलेगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला पे एक बार लिख लो, ठीक है, मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, आप भी एग्जाम में एक बार दिखाओ और डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो। ओके, तो यहाँ P क्या हो जाएगा हमारा, देखो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में -5 + 3/2, कॉमा यहाँ पे क्या है -1 - 5/2। तो ये आपका कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा -2/1 -2/2 -1, और ये -6/2 दैट इज -3। ये मिल गया, P मिल गया आपको कितना, यस। दूसरा देखते हैं Q। तो Q के लिए भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, सो 3 + 5/2, -5 + 2/2, तो ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4, और ये कितना मिलेगा -3/2, सॉरी -5 - 2 है ये x1, और ये y1 -5/2। अच्छा ये -3/2 आ रहा है, ठीक है, -3/2 ही लिखते हैं। PQR, R क्या दिया हुआ है, यस, R फाइंड करना है। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, -5 है -5, -5 है +5, सॉरी -5 + 5, और y2 है -1 + 2/2। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें इधर 0 मिलेगा, इधर 1/2। तो यहाँ घबराना नहीं है कि अरे यार ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस सॉल्व करोगे मिल जाएगा वैल्यू। ओके, अब ABC का फाइंड करो, ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इंटू, यस, x1 × y2 -
y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को, ओके, यहाँ ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा जब सॉल्व करोगे, राइट। तो इसका वैल्यू मेरे ख्याल से कितना, आई थिंक 32 आएगा। ओके, और उसी तरह आप दूसरा वाला ट्रायंगल आप ये खुद कर लो, क्योंकि इतना बता दिया हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, वरना इसका इस क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है सॉल्व। ओके, और एरिया ऑफ पी क्यू आर जो मिलेगा आपको, आई थिंक ये मिलेगा 4 सेंटीमीटर, सारे के सारे, अच्छा मीटर में नहीं है, 4 स्क्वायर यूनिट लिखना है। ओके, तो पी क्यू आर को अगर आप 4 से कितना, सॉरी 4 नहीं 8 मिलेगा, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करना है, मैंने बेसिक बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन आपको करके खुद से कर लो। नहीं मिल रहा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, अच्छा लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लो। ओके ओके, अब आता है हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। क्या दिया क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल with sides 5, 6 and 7 centimeter, then construct another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पहला वाला ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो बेस हमेशा बड़ा वाला नंबर लीजिए, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसको 7 मान लीजिए, इधर से आर्क कट करिए कितना, 5 सेंटीमीटर का, और इधर से आर्क कट करिए कितना, ये बी है, ये सी से आर्क कट करिए 6 सेंटीमीटर का, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा ए हो जाएगा। सबसे पहले तो ये हम बना लेंगे, ये आप लिख लो इधर, ये 6 है और ये है 5, अच्छा ये 5 था, आपकी मर्जी जो लिखना चाहो, 5 6 कहीं भी कट करके लिख सकते हो, इधर से कट किए हो 6 का तो 6 लेफ्ट में लिखो। ये हो गया ट्राइंगल। अब इसको कौन से रेशियो में कट करना है, 7 by 5, तो टोटल 5 पार्ट्स में हम इस टोटल जो ये जितना बड़ा नंबर है 7 बड़ा नंबर है, तो इधर बी से एक बड़ा लाइन ऐसे कट करेंगे और इसको 7 हिस्सों में इक्वली काटेंगे यूजिंग आर्क। ठीक है, तो यहाँ से कट हुआ, फिर यहाँ रख के उसी डिस्टेंस पे 7 हिस्सों में काटो, 3 4 5, ओके, ये 6 ये 7, ये जो लास्ट पॉइंट है ये 7 है। आप नाम इनको दे सकते हो, ये B1 मान लेते हैं, B2 B3 B4, B के नजदीक है इसीलिए B5 B6 B7, ऐसे होगा। अब देखो इस 7 by 5 में डिनोमिनेटर में क्या है, याद रखना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। सो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको ज्वाइन करना है वहां से, सो डीजे डिनोमिनेटर ज्वाइन, डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो यहाँ 5 किधर है, यहाँ, तो 5 से आपको इधर ज्वाइन करना है, यही है आपका ट्रिक। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ अगर ये 7 5 by 7 होता तो 7 से करना था स्टार्टिंग, 7 से सी को, लेकिन यहाँ है 7 by 5, तो डिनोमिनेटर में जो होगा उससे ज्वाइन करना, हो गया। अब इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। अब देखो ये यहाँ पे रख के B5 के पास रख के, क्या रख के, आपका नीडल कॉम्पस का, ये आर कैसे कट करो, मेजर करो कितना है, उधर उतने ही डिस्टेंस पे, मतलब ये जितना होगा वैसे ही इधर कट करना। सिमिलरली यहाँ नीडल रख के ये मेजर करो, उसी तरह यहाँ रख के इधर से मेजर करके कट कर दो, फिर ये B7 और ये जो कट हुआ इसको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर दो यूजिंग स्केल। ओके, सिमिलरली ये हो गया हमारा C के बाजू C1 चाहे C'। अब यहाँ पे नीडल रखो, ये यार कट करो, उसी तरह इधर रख के ये जितने डिस्टेंस पे लिए हो उतने डिस्टेंस पे इधर कट करो, फिर ये और ये जितना दूरी पे है यहाँ यहाँ उतने ही दूरी पे ऐसे कट कर देना। ओके, अब इसको क्या करोगे लास्ट में, हाँ इसको ऐसे एक्सटेंड किए रहोगे, ये C और ये मिला के ऐसे इस लाइन पे ऐसे ज्वाइन कर दो, ये जहाँ ज्वाइन होगा वो हमारा होगा A1 चाहे A'। समझ में आया, तो ये है हमारा नया ट्रायंगल, कौन सा, A' चाहे A1 लिखो, A' लिखो, B and C' is our required triangle।
ठीक है, बस इतना ही करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है ये पूरा 3 मार्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।